Hey guys, so in today's video, I'm going to discuss about Herod model. I'm going to discuss about the assumptions of Herod model only, not the whole Herod model. But before stating the assumptions, I would like to discuss about the difference between economic growth and economic development. The reason behind the discussion is if you guys went through the model before watching my video, then many of you might have seen the term used in that model, like economic growth or growth rate, actual growth rate, warranted growth rate, natural growth rate, वगैरह वगैरह. So first of all, we have to understand the difference, the basic difference between economic development and economic growth. When do we say that the country is economically well developed? नॉर्मल पीपल इस चीज़ को कैसे देखेंगे? मतलब अगर एक कॉमन इंसान से पूछा जाए कि आप आपको देख के कैसा लग रहा है कि मतलब ये कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड है कि नहीं, सो वो क्या देखेगा? ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर. वी वी स्टार्ट लुकिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. Okay, the country has a very well developed infrastructure. The country has very good technological improvement in it, and there are so many innovations in this country, right? So one might say the country has a very well developed by looking upon these factors. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान समझो. इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री वही होता है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी की हर एक तरीके से वो बहुत ही अपर लेवल पे हो. ठीक है, एक शॉर्ट तरीके से हम लोग कहें इस चीज़ को तो वो एनहेंसिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी पर डिपेंड करता है. अगर उसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हो गया कि लाइक एवरेज पीपल का अगर इनकम जो है वो बहुत ही ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है, बहुत ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब मेनी ऑफ द पीपल लिव्स अ हाई और अ वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, इकोनॉमिकली वो कंट्री जो है वो बहुत डेवलप्ड है बिकॉज ऑफ द रीज़न. एंड रीजंस क्या है? ग्रोथ इन इनकम. उसका जो नेशन का जो इनकम है, नेशन का इनकम का मैं बात कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर पर्सन का नहीं. नेशन का जो इनकम है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कर रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा है. और इन्वेस्टमेंट्स भी फिर ऑब्वियसली अगर इनकम ज़्यादा रहेगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, आउटपुट भी ज़्यादा होगा, कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा. तो जब ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वो कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है, राइट? उसका जीडीपी लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है. तो जब जीडीपी लेवल इंक्रीज कर रहा है और जब जीडीपी लेवल इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगा? हमारा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता जाएगा. तो तब हम लोग उस कंट्री को कहेंगे कि वो इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड के साथ साथ अच्छा ग्रोथ भी है उस कंट्री में. ठीक है, सो इकोनॉमिकली डेवलप्ड एंड इकोनॉमिकली ग्रोथ ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. ठीक है ना? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बना देने से ये ज़रूरी नहीं है कि आप इकोनॉमिकली ग्रोथ भी आपका बहुत अच्छा है. नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. मतलब अगर पीपल के पास पैसे ही नहीं है बट गवर्नमेंट अगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है तो फिर ऑब्वियसली देन पीपल विल स्टार्ट इरिटेट. यस, ऑब्वियसली. तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, बिकॉज जेब में लोगों के पास पैसे नहीं है. और गवर्नमेंट क्या कर रही है? बजाय इन्वेस्टमेंट्स करने के, बजाय नए नए कंपनीज खोलने के, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिर्फ ध्यान दे रही है. तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड तो रहेगा वो कंट्री, बट इकोनॉमिकली ग्रोथ उसमें नहीं आएगा. ठीक है, अच्छा अब देखते हैं एक लिंक्ड, मतलब डिफरेंस तो हमने जान लिया, बट एक कंट्री जब इकोनॉमिकली डेवलप्ड है तो वो इकोनॉमिकली ग्रोथ भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं. सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते नहीं ऑब्वियसली, बट इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड है? जैसे देखो, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हैं, इनोवेशंस हैं. अब देखो, अगर टेक्नोलॉजिकली वो कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और इनोवेशंस उसमें बहुत ज़्यादा हैं, या फिर उस कंट्री का प्रोडक्टिव कैपेसिटी या फिर कोई पर्टिकुलर नेशन का प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है मतलब क्या? वो लोगों के डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए एबल है. जो कि हेरोड मॉडल हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो इस चीज़ के बारे में पूरे अच्छे से समझेंगे कि हेरोड मॉडल ने भी इसी चीज़ पे एक जोर दिया हुआ है
कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री का अगर ज़्यादा रहता है तो उसके इकोनॉमिकली ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर वो पर्टिकुलर कंट्री अगर टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव्ड है, इनोवेशंस उसमें बहुत सारे हैं एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो इनकम में भी फिर ग्रोथ लाएगा। टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट मतलब क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव होगा अगर तो ऑब्वियसली नए नए इंडस्ट्रीज़ खुलेंगे, नए नए फैक्ट्रीज़ खुलेंगे, फिर इनोवेशंस, जितने ज़्यादा नए इनोवेशंस होंगे, इनोवेशंस मतलब क्या है यहाँ पे, सपोज कर लो कि तुम जस्ट लाइक स्टार्टअप टाइप, अगर बहुत ज़्यादा उस कंट्री में स्टार्टअप्स होते हैं, मतलब वो कंट्री अगर उस कंट्री में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली तो बहुत सारे लोगों को फिर नौकरी मिलने का चांसेस है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, फिर डिमांड भी सेटिस्फाई होता रहेगा, तो ऑब्वियसली ग्रोथ इन इनकम भी होगा, फिर इन्वेस्टमेंट भी, और अगर लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया तो वो इन्वेस्ट करना भी शुरू करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, वो अपना कंजम्पशन भी इंक्रीज करेंगे, वो अपना आउटपुट लेवल भी जो जनरेट कर रहे हैं वो भी इंक्रीज करेंगे, तो एक तरह से हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, ठीक है ना। तो अब अगर एक कंट्री जो है अगर वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसका अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं एजम्पशंस पे कि हेरोड मॉडल के क्या क्या एजम्पशंस हैं। ऐसे तो बहुत सारे एजम्पशंस हैं, बट मैं यहाँ पे ज़्यादा एजम्पशन डिस्कस नहीं कर रहा, जो बहुत मेन है वही डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला एजम्पशन जो है वो है इनिशियल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी कि हेरोड मॉडल में ये जो पहला एजम्पशन है, इसमें पहले ही मान लिया गया कि इनिशियली जो है फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है उस कंट्री में, ठीक है। फिर दूसरा क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट, तीसरा एमपीएस यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कैपिटल को एफिशिएंट यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हो गया कि मतलब अगर मैं 1 यूनिट ऑफ कैपिटल सपोज करो यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं अगर 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ, तो वो 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज़ करके मैं 1 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेरा कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया, ठीक है। मैं कितना कैपिटल यूज़ करके मैं कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो मेरा कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, ठीक है। सो कैपिटल आउटपुट रेशियो एमपीएस जो है वो रिमेन्स कंस्टेंट है। नो डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कि जैसे कि हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़े थे ना कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल देगा, जैसे जैसे हम अपना कैपिटल राइज करेंगे प्रोडक्टिविटी मेरा डिक्रीज होता जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होता जाएगा। तो बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डिमिनिशिंग रेट पे नहीं पकड़ा है, यहाँ पे कोई डिप्रिसिएशन भी नहीं पकड़ा गया है कैपिटल गुड्स का। फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस, नो चेंज इन द इंटरेस्ट रेट्स, और इंटरेस्ट रेट को भी यहाँ पे फिक्स्ड माना गया है। तो थोड़े अनरियलिस्टिक एजम्पशंस हैं, बट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हेरोड मॉडल यहाँ से क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से ये मॉडल जो है वो किसी कंट्री को ग्रोथ अचीव करने में हेल्प करता है, बिकॉज ऑब्वियसली हेरोड मॉडल के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, इंक्लूडिंग इंडियाज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अगर इंडियन इकोनॉमी कोई आगे लेके पढ़ेगा तो उसमें उसे शायद मिलेगा पढ़ने को, इंडियाज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मार्शल प्लान, हर एक जगह पे हेरोड मॉडल का यूज़ होता है कुछ चेंजेस ला कर ऑब्वियसली। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना एजम्पशंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस एजम्पशंस के साथ कैसे हम हेरोड मॉडल में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंसेप्ट को अच्छे से डिफाइन करेंगे वो मैं बताऊंगा। तब तक के लिए अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आया तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।